हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान। और कक्षा 9 के विज्ञान में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 10, 10वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हो वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक वन शॉट लेक्चर है, यानी एक ही लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीटली। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ध्यान से समझना है, लिखना कुछ नहीं है। सिर्फ आप समझने पर फोकस करो। यदि आप सारी बातों को ध्यान से समझ जाते हो तो इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए, या फिर आप एग्जाम में उसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाएं। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो यदि आपने इस 1 घंटे ध्यान से पूरे लेक्चर को सुन लिया और समझ लिया ध्यान से, ठीक है? तो अपनी कमर कस लो। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? 10वां चैप्टर, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम कार्य तथा ऊर्जा है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्य किसे कहते हैं। कार्य, या इंग्लिश में आप कह सकते हो वर्क। कार्य का मतलब पता क्या है? मान लो हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है? और इस वस्तु के ऊपर आपने बल लगा दिया एक। ये एक वस्तु थी, यानी ऑब्जेक्ट था, और इसके ऊपर एक बल लगा दिया आपने, एफ एफ फोर्स लगाया वस्तु के ऊपर। और वो वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है, वो वस्तु वहां से यहाँ आ गई। तो इसका मतलब आपने वस्तु के ऊपर कार्य कर दिया है। समझ रहे ना आप? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। शर्त यह है कि जिस दिशा में आपने बल लगाया वस्तु भी उसी दिशा में सरकनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कार्य किसे कहते हैं या वर्क का मतलब क्या है, तो आपको बताना है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो इस घटना को कार्य कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है? बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु जितनी विस्थापित होती है ना बल की दिशा में, उसी विस्थापन की हमें आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ मेरे पास दीवार है और मैंने दीवार के ऊपर बल लगाया, ऐसे मैं दीवार को धक्का मार रहा, धकेल रहा, पर दीवार मेरी तरफ को आ रही उल्टी। तो यदि वस्तु के ऊपर आप बल लगा रहे और वस्तु बल लगाने के विपरीत दिशा में सरक रही है, तो समझो आप कार्य नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर ही दीवार ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे मान लो सामने एक गाड़ी है, जैसे कार है, और मैं कार के ऊपर धक्का मार रहा, कार के ऊपर बल लगा रहा मैं उसे पीछे हटाने के लिए, पर कार ही मुझे पीछे हटा रही है। तो कार्य मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, कार्य कर रही है कार। और किसके ऊपर कार्य कर रही है? मेरे ऊपर। ठीक है? तो ध्यान रखना कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु विस्थापित हो जाती है, यानी सरक जाती है, यानी अपने स्थान को बदल लेती है, उसकी स्थिति बदल जाती है, तो इस घटना को कार्य कहते हैं। और ये फार्मूला ध्यान रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कौन सा बल? जो बल हमने वस्तु के ऊपर लगाया। और विस्थापन कौन सा है? बल की दिशा में। बल इस दिशा में लगाया ना आपने, तो बल की दिशा में वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, ये विस्थापन है, जिसे आप एस से लिख सकते हो, डी से लिख सकते हो। ठीक है? विस्थापन को एस से भी लिख सकते हो, डी से भी लिख सकते हो। डी माने डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आपको ध्यान रखना है। या फिर आप वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ एस बी कह सकते हो। और ध्यान रखना कि बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसलिए यदि कोई आपसे पूछता है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो आपको बताना है कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर का ही दूसरा नाम जूल है। तो यदि कोई पूछता है कार्य का मात्रक बताओ, तो कार्य का मात्रक आपको न्यूटन मीटर बताना है या फिर जूल बताना है। 1 न्यूटन मीटर का मतलब 1 जूल ही होता है। अगली बात, एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई कि कार्य एक अदिश राशि है। ध्यान रखना है, कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिनमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया कि बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में विस्थापित होनी चाहिए वस्तु,
यहाँ तो आपने बल में भी दिशा बता दी और विस्थापन में भी दिशा बता दी, पर बेटे इन दोनों का जो गुणनफल है ना एफ और एस का, वो गुणनफल जिसे आप कार्य कहते हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वो गुणनफल अर्थात कार्य में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, कार्य में दिशा नहीं होती, बल में भी दिशा होती है और विस्थापन में भी दिशा होती है। तो ये ध्यान रखना, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती। अब जैसे एनसीईआरटी की बुक ने हमारी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसने एक क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन ये दिया, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया एनसीईआरटी की बुक ने। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 7 न्यूटन का बल लगता है। ये तो हो गया हमारा फोर्स यानी बल, 7 न्यूटन। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, वस्तु यहां से सरक के यहां पहुंचेगी और कितना विस्थापन हुआ, कितने मीटर कह रहे, 8 मीटर। 8 मीटर का विस्थापन हो गया वस्तु में, ये है एस या डी भी लिख सकते हो आप। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, लगातार वस्तु पर बल लग रहा है, जिसकी वजह से वस्तु अपनी पहली स्थिति से 8 मीटर दूर सरक चुकी है या विस्थापित हो चुकी है, क्योंकि 7 न्यूटन का बल इसके ऊपर लगातार लग रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो वस्तु के ऊपर जो कार्य किया गया है वो कार्य कितना होगा? तो यहां से हमने उत्तर लिखा है इसका, देखो आपको पता है बल F कितना है, 7 न्यूटन, और S यानी विस्थापन कितना है, 8 मीटर, और बल की दिशा में ही है विस्थापन, और हमें फार्मूला पता है W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो कितना हो जाएगा, F कितना है 7 न्यूटन और S विस्थापन कितना है 8 मीटर, तो 7 8 56 56, और ये इसका मात्रक न्यूटन था और इसका मीटर था, तो 56 न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को आप जूल भी कह सकते हो, जे से इसे लिख सकते हो। तो इस तरह का सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, फार्मूले के ऊपर कैसे होता है न्यूमेरिकल, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये तो हो गया कार्य। कार्य में हमने पढ़ा किसी वस्तु पर बल लगाकर यदि वो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित हो जाती है, दूसरी स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो यह बात स्पष्ट है कि वस्तु के ऊपर कार्य किया गया है। किसी भी वस्तु के ऊपर कार्य किया जाता है, वो कार्य किसी मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है और किसी सजीव के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे आपने किसी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया तो आपने कार्य कर दिया। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा अधिकतम तथा न्यूनतम कार्य। अधिकतम कार्य कब होगा? अधिकतम कार्य, यहां पहली बात देखो ध्यान से, अधिकतम कार्य जब होता है जब हमने वस्तु के ऊपर बल जिस दिशा में लगा रहे हैं ना, बल उसी दिशा में, ठीक उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। यदि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम है तो समझ जाओ कार्य अधिकतम होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क, वर्क क्या होगा, अधिकतम, यदि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या हो, सेम हो। ठीक है, दूसरी बात, यदि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा, इधर को तो लग रहा बल और विस्थापन हुआ इधर को, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, तो समझ जाओ कार्य कितना होगा, 0। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, ऐसे बल तो हमने इसे इस तरह लगाया, हम इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तार की सहायता से या किसी रस्सी या डोरी की सहायता से, पर वस्तु ऊपर नहीं उठ रही, वस्तु इस तरफ को सरक रही है। तो हमने जो बल लगाया और जो वस्तु के विस्थापन होने की दिशा है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो बताओ क्या होगा? होगा ये कि किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि यहाँ जो विस्थापन आता है ना, W इज इक्वल टू एफ एस फार्मूले में जो विस्थापन होता है वो बल की दिशा में होना चाहिए। अभी 9th लेवल पे इतना ही पढ़ना है। वैसे तो यदि मैं आप थोड़ा सा 11th 12th में हो या BSc में हो तो आपको फार्मूला याद होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये होता है सही फार्मूला। पर कक्षा 9 के बच्चे के लिए W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है
कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन बल की दिशा में होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य अधिकतम होगा, और यदि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होंगी तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा। इसे कहते हैं अधिकतम तथा न्यूनतम कार्य। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, अगला पॉइंट आ जाता है धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य। क्या होता है धनात्मक कार्य? धनात्मक कार्य में पहले पॉइंट में समझाया आपको कि यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर जिस दिशा में बल लग रहा है, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो रही है, तो हम कहते हैं वो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। वो कार्य धनात्मक होगा यदि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा उसमें होने वाले विस्थापन की दिशा एक जैसी हो। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि अधिकतम कार्य होगा। भाई अधिकतम कार्य की भी यही स्थिति है और धनात्मक कार्य की भी यही स्थिति है, दोनों की शर्त सेम है। दूसरी बात ध्यान से समझना, बिल्कुल हर एक बात को ध्यान से समझना है। दूसरी बात, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और उसमें होने वाले विस्थापन की दिशा दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, कि बल तो इधर को लगा रहे और विस्थापन इधर को लग रहा, मैं दीवार के ऊपर धक्का उधर को लगा रहा, दीवार ने ही मुझे इधर सरका दिया, तो इसका मतलब मैंने जो दीवार के ऊपर कार्य किया है ना वो ऋणात्मक है, यानी दीवार ने ही मेरे ऊपर कार्य कर दिया, ठीक है, ना कि मैं दीवार के ऊपर कार्य कर सका। तो हम भाई एक मनुष्य जो है दीवारों के ऊपर कार्य नहीं कर सकते, कार्य का मतलब उसे उसकी स्थिति से हटा नहीं सकते। नहीं तो मैं अपने ये जो स्टूडियो है ना मेरा, इस स्टूडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता, मैं इस दीवार को धक्का मारता उधर को, थोड़ा सा तो इसे सरका लेता उधर, और थोड़ा सा इस वाली दीवार को उधर सरका लेता, और जहां सामने कैमरा लगा हुआ है इस दीवार को भी बाहर की तरफ सरका लेता, और पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर भी धक्का मार के बल लगा के इसे भी पीछे सरका देता दीवार को, ठीक है। तो पड़ोसियों का तो, जो पड़ोस में जो मकान है उनका घर तो हो जाता छोटा और मेरा कमरा हो जाता बड़ा हो जाता ना, पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। यदि मैं दीवारों के ऊपर बल लगाता रहूंगा तो बल तो मैं चाहे कितने ही न्यूटन का लगाऊं, और दीवार में विस्थापन हुआ ना के बराबर, यानी जीरो, कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य जीरो ही तो होगा। कितना होगा? जीरो, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी 180 डिग्री का कोण है, तो उस समय कार्य कैसा होता है? नेगेटिव। ये माइनस वीई का मतलब होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक, और प्लस वीई का मतलब होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है बेटे। चलो आगे चलते हैं। तो आपको पता चल गया अधिकतम कार्य किसे कहते हैं और न्यूनतम कार्य किसे कहते हैं, धनात्मक कार्य किसे कहते हैं और ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं। अब जल्दी से मूव करते हैं अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने क्या दिया, बुक के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हुए चलते हैं साथ के साथ। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? वैसे तो मम्मी पापा के लिए पूरे दिन काम करते रहो, कार्य करते रहो पूरे दिन, फिर भी शाम को मम्मी कहेंगी कि इसने सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ये टीवी देख रहा था, मोबाइल देख रहा था, गेम खेल रहा था, खा रहा था, पी रहा था और आराम फरमा रहा था, इसने कुछ नहीं करा सुबह तक, खाली है सुबह से बिल्कुल, चाहे आप कितना ही कार्य कर दो। तो वहाँ वो केस अलग है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की आवश्यकता है हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, ठीक है। जब आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं ना, तो ही सारे परिवार के सदस्य और जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं तभी कहते हैं कि हाँ बच्चे ने कुछ कार्य किया है, कुछ मेहनत की है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमारा रिजल्ट। तो हमारा जो परीक्षा का जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से ही पता चलता है कि हमने कितना कार्य किया है, ठीक है। हमारे लिए कार्य वो है, पर यहाँ हम भौतिक कार्य की बात कर रहे हैं, फिजिकल वर्क की। भौतिक कार्य वही है कि जब किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो गई। यदि वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हुई है तो समझो आपने अधिकतम कार्य किया है। और यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा और वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का कोण है, अर्थात यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वहां किया गया कार्य न्यूनतम होगा, यानी जीरो होगा, ठीक है। और यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा
और उसमें होने वाले विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, ये अर्थात दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कार्य ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक, नेगेटिव। तो हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु, ध्यान से समझना, और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तभी हम कहते हैं कि कार्य किया गया है, यदि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमारा है इस चैप्टर का, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में होता है तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो ये जो व्यंजक है, जो फार्मूला है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये व्यंजक वही तो है। यहाँ कार्य है, ये बल है, और ये विस्थापन पता कौन सा है? बल की दिशा में विस्थापन। ये बल की दिशा में विस्थापन है, ये बात ध्यान रखनी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इजिकल टू एफ इंटू एस, या एफ क्रॉस एस, या एफ गुणा एस। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमारे क्या है? चौथा क्वेश्चन है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक जूल कार्य का मतलब क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल टू किसके होता है? F इंटू एस के। यदि मैं आपको कह दूं कि वस्तु पर लगने वाला बल F 1 न्यूटन है, बल कितना है? 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ? 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर का ही विस्थापन हुआ, तो मुझे बताओ F की जगह भी आप 1 लिखोगे और S की जगह भी क्या लिखोगे? 1। तो फार्मूला में W इज इक्वल टू एफ एस में W इज इक्वल टू एफ की जगह 1 न्यूटन और S की जगह 1 मीटर, तो 1 की 1 में गुणा करके 1 जूल आएगा। अब 1 जूल की परिभाषा अपने आप निकल के आ गई। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो ये होता है 1 जूल कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया आपने, कितना बल लगाया? 1 न्यूटन का, और वस्तु में विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर का विस्थापन हुआ 1 न्यूटन का बल लगाने से, तो समझ जाओ आपने वस्तु के ऊपर 1 जूल कार्य कर दिया है। तो यहां लिखा हुआ है, अतः यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो वस्तु पर कितना कार्य किया जाता है? 1 जूल। तो यदि 1 जूल की परिभाषा आती है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का रखना है। परिभाषा आएगी 1 जूल की, तो आपको सीधी परिभाषा नहीं लिखनी, पहले फार्मूला लिखना W इज इक्वल टू एफ एस। इसमें बताना कि F 1 न्यूटन है और विस्थापन S 1 मीटर है, तो W इज इक्वल टू 1 गुणा 1 बराबर 1 जूल हो जाएगा। यानी किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से यदि वस्तु में विस्थापन 1 मीटर होता है, तो समझो आपने वस्तु के ऊपर 1 जूल कार्य कर दिया है। क्लियर बात बेटे? चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, एक जोड़ी बैल है खेत जोत रहे, किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। हल पर बल लगाया 140 न्यूटन। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। भाई बल जो है लगाया उन्होंने कितना? 140 न्यूटन, और यहां से जोतते चले गए यहां तक। खेत उन्होंने कितना जोत दिया? कितना जोता खेत? कहाँ लिखा हुआ है? 15 मीटर। 15 मीटर लंबाई तक उन्होंने जोत दिया उसे, और पूरे समय 140 न्यूटन का बल लग रहा, और 15 मीटर तक खेत को जोत दिया। जोतने का मतलब तो समझते हो, प्लकिंग करना। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया? 15 मीटर तक जोत दिया 140 न्यूटन का बल लगातार लगाते हुए, तो उन्होंने कितना कार्य करा दोनों बैलों ने? हमें पता है बल यहाँ कितना लगा रहे हैं 140 न्यूटन का, और बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा 15 मीटर का। ऐसा तो है नहीं कि मैं तो इधर को खींच रहे हल को और हल उल्टा जा रहा, या हल 90 डिग्री पे जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। वे जो बैल जिस दिशा में बल लगा रहे होंगे, हल उसी दिशा में तो चल रहा होगा ना। तो ये बल की दिशा में विस्थापन 15 मीटर है, और फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ 140 न्यूटन और विस्थापन 15 मीटर।
140 और 15 की मल्टीप्लाई करा 2100 न्यूटन मीटर, या फिर आप कह सकते हो 2100 जूल। न्यूटन मीटर भी कह सकते हो और जूल भी कह सकते हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। बताओ, W इज इक्वल टू F/S। ठीक है बेटे, अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारे लेसन का नाम था कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तो आपके समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो इस घटना को या इस क्रिया को हम कार्य कहते हैं। और कार्य का फार्मूला आपने पढ़ लिया, W इज इक्वल टू F/S। ये है, यहाँ F बल है और S है बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो ध्यान से, अगला टॉपिक है ऊर्जा, जिसे आप इंग्लिश में एनर्जी भी कहते हो। ऊर्जा या एनर्जी क्या है? इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि मेरी बॉडी के अंदर 100 जूल ऊर्जा है तो मैं 100 जूल कार्य कर सकता हूं। यदि किसी मशीन में 50 जूल ऊर्जा है तो वो मशीन 50 जूल कार्य कर सकती है। यानी किसी भी वस्तु या किसी भी मशीन में या किसी भी सजीव में जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो वस्तु, मशीन या सजीव उतना ज्यादा कार्य करेगा। यानी ज्यादा ऊर्जा तो ज्यादा कार्य। तो किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो डिपेंड करता है कि उसमें ऊर्जा कितनी है। वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी है। किसी वस्तु में जितनी ज्यादा ऊर्जा की मात्रा होगी वो वस्तु उतना ज्यादा कार्य करेगी, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे सजीव है, चाहे मशीन है। क्लियर बात? तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे आपने सुबह सुबह आप उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद आपने बढ़िया सा हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लिया, नाश्ता कर लिया आपने। तो नाश्ता करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ चुकी है। और जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ चुकी है तो अब आप दिन भर बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कार्य आप कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जिस भी व्यक्ति में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है वो उतना ज़्यादा कार्य कर लेता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जिसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वो थक जाता है, फिर वो कार्य नहीं कर सकता। और ये बात ऊर्जा और कार्य कि केवल मनुष्य के या व्यक्ति के लिए नहीं है, ये दुनिया में जितनी मशीन है उनके लिए भी है। जैसे आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में जब तक रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा क्या है? पेट्रोल या डीजल, ठीक है, या बैटरी चार्ज कर दी यदि आपने कार की या स्कूटर की, जो भी कुछ है आपके पास, तो जब तक उसमें रासायनिक ऊर्जा है तभी तक तो वो कार्य करेगी मशीन। वो वाहन तब तक कार्य करेगा जब तक उसमें रासायनिक ऊर्जा है, यानी पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी है। तो यहां बात है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, अर्थात जूल। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही तो हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता से तात्पर्य समझ रहे आप क्या है? कार्य करने की क्षमता से तात्पर्य है कि वो कितना जूल कार्य करेगी वस्तु, वस्तु कितना जूल कार्य करेगी। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। अब ऊर्जा के बारे में बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। यदि ऊर्जा के बारे में हम डिटेल में समझेंगे तो हमें सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी ऊर्जा के बारे में। जैसे यहाँ सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा बेटे गतिज ऊर्जा भी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण ही वस्तु गति करती है। यदि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा है तो वो गति कर रही होगी। जैसे आपने देखा कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, एक बच्चा आर्मी की तैयारी करने के लिए मैदान में दौड़ रहा है, कुछ बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल और वाहन चल रहे हैं। तो जो भी वस्तु इस दुनिया में गति कर रही है तो समझ जाओ उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है या फिर उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का आपको सबको पता ही है, विद्युत ऊर्जा माने बिजली, लाइट। रासायनिक ऊर्जा कौन कौन सी बताई मैंने आपको? रासायनिक ऊर्जा कौन कौन सी बताई? पेट्रोल रासायनिक ऊर्जा है, डीजल रासायनिक ऊर्जा है, मिट्टी का तेल जिसे कैरोसिन ऑयल बोलते हैं वो भी रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, स्प्रिट रासायनिक ऊर्जा है। इसके अलावा आपकी इन्वर्टर का जो बैटरा है उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है H2SO4, वो भी रासायनिक ऊर्जा है।
रासायनिक ऊर्जाएं भी कई प्रकार की होती हैं। उसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तो आपको पता है सूर्य से भी हमें प्राप्त होती है ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी। ठीक है। इसके अलावा भी ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे रेडियो एक्टिव ऊर्जा, बहुत सारे स्वरूप हैं। पर आपको पता होना चाहिए ये कुछ मुख्य ऊर्जा की ऊर्जा किस किस प्रकार की हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। अब सबसे पहला सवाल तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है। यांत्रिक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यह है कि वस्तु से सीधा संबंध हो जिसका, जिससे ऊर्जा को किसी माध्यम की आवश्यकता हो, मैकेनिकल एनर्जी, किसी माध्यम की जरूरत हो। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है बेटे, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों का ही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की। के से इसे लिखते हैं, कुछ बच्चे इसे लिखते हैं ई के से, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होती है गतिज ऊर्जा, देखो चलो गतिज ऊर्जा के हेडिंग को ही ऊपर रखते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं हम गतिज ऊर्जा के, या फिर आप इसे ई के से भी लिख सकते हो, ई के, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है किसी वस्तु में, उसे ही तो कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं ना। गतिज ऊर्जा को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र यह है, देखो K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस फार्मूले को देखो, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां K क्या है, K तो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा। M क्या है, M है उस वस्तु का द्रव्यमान जिसके अंदर गतिज ऊर्जा है, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे ट्रेन है, चाहे कार है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे बस है, या कोई दौड़ता हुआ बच्चा है। और V क्या है, उस वस्तु का वेग। तो K गतिज ऊर्जा, M उस वस्तु का द्रव्यमान जिसकी ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं, और V उस वस्तु का वेग। इससे हमें पता चला, क्या पता चला, देखो अतः किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा, देखो ये द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान तथा उसकी चाल के, ये चाल या वेग है, उसकी चाल के वर्ग के, देखो V का स्क्वायर हो रहा ना वर्ग, गुणनफल के आधे के बराबर होती है। इन दोनों की गुणनफल का आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। तो ये परिभाषा भी आप दे सकते हो गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा की दो परिभाषा आई, एक तो ये वाली, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा का सूत्र K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसी सूत्र से दूसरी परिभाषा बनी कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल के वर्ग का जो गुणनफल है उसके आधे के बराबर होती है। ठीक है बेटे, चलो आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हमें क्या दिया। हमारी किताब में छठा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। अभी तो बता दिया गतिज ऊर्जा, तो यहां हमने लिख दिया कर चुके हैं, उत्तर में लिख दिया कर चुके हैं। एग्जाम में आपको ये उत्तर नहीं लिखना, कभी आप एग्जाम में भी लिख दो कर चुके हैं। एग्जाम में यहाँ परिभाषा लिखनी है गतिज ऊर्जा की, और सूत्र लिखना है, और फिर दूसरी परिभाषा लिखनी है। सातवां क्वेश्चन हमने दिया हमें दिया एनसीईआरटी ने, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। गतिज ऊर्जा का व्यंजक भी कर चुके हैं, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला पूछा। और जब हम किसी फार्मूले को लिखते हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीज है, सारे संकेत हमें बताने चाहिए कि इसमें m क्या है, v क्या है। आठवां क्वेश्चन देखो क्या दिया एनसीईआरटी ने। आठवां क्वेश्चन दिया 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो हमने लिख दिया वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु, वस्तु का द्रव्यमान हमने मान लिया m, की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, हमने लिख दिया K बराबर 25 जूल। यदि इसके वेग को 2 गुना व 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। वेग को दुगना कर दिया तो कितनी हो जाएगी,
और वेग को 3 गुना कर दिया तो कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो इस वस्तु का द्रव्यमान निकाल लो आप। वस्तु का क्या निकाल लो? द्रव्यमान। तो सबसे पहले तो हमें द्रव्यमान निकालना पड़ेगा वस्तु का, और द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा किसका? गतिज ऊर्जा का। लगाएं बेटे फार्मूला, चलो गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाते हैं। देखो, क्योंकि k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, k कितना है? 25, इज इक्वल टू हाफ m कितना है पता नहीं, निकालना है, v कितना है 5 का स्क्वायर। ये हो गया, इसे तो कर दूं, 25 दूनी 50 बराबर m गुणा 5 का स्क्वायर 25, और इससे भी इसे काट दो, 25 दूनी 50, तो m बराबर कितना आ गया? 2 किलोग्राम। तो द्रव्यमान 2 किलोग्राम आ गया। अब आपके पास द्रव्यमान 2 किलोग्राम आ गया, कह रहे कि वेग को दुगना कर दो और 3 गुना कर दो। तो आपको पता है m तो रहेगा 2 किलोग्राम, और वेग को दुगना करना है, अभी वेग कितना था? 5, दुगना करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आप गतिज ऊर्जा नहीं निकाल पाएंगे। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही तो निकलेगी, हाफ m। द्रव्यमान कितना निकला था? 2 किलोग्राम, और वेग कितना हो गया था? 10 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो 10 धाम 100 जूल ऊर्जा हो जाएगी उसकी। पहले कितनी ऊर्जा थी? पहले उसकी ऊर्जा थी 25 जूल। पहले उन्होंने दे रखा था कि ऊर्जा 25 जूल है, और आपने क्या काम करा? आपने वेग दुगना कर दिया, और आपको पता है कि वेग का जो है ना, क्या होता है? वेग का स्क्वायर। वेग दुगना कर दिया तो 2 का स्क्वायर कर दिया आपने, कितना हो गया? 4। 4 गुनी एनर्जी होगी। देखो 25 चौका 100, 4 गुनी होगी एनर्जी। ऊर्जा कितनी हुई? 4 गुनी। अब फिर क्या कह रहे? फिर कह रहे 3 गुनी कर दो। तो हम जो है ऊर्जा को 3 गुनी करेंगे। किसे किसे करेंगे 3 गुनी? वेग को। वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था, 5 थी या 15, तो इसकी जगह 15 आ जाएगा, बस 15 आ जाएगा ना। कर लोगे? देखो किस तरह। देखो, हमने सबसे पहले क्या काम करा? k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगाया। k 25 जूल थी, हाफ जो का त्यों है, m हमें निकालना था, v कितना था? 5 का स्क्वायर। ये तो हो गया 25, ये 1/2 है m, और 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। 25 से हमने 25 को काट दिया एक बार, 2 एकम 2। हमने पहले द्रव्यमान निकाला था 2 किलोग्राम, और फिर हमने पहला काम शुरू करा। द्रव्यमान 2 किलोग्राम निकालने के बाद पहला काम शुरू करा, यहाँ से पहला काम शुरू करा। द्रव्यमान हमारे पास 2 किलोग्राम है, वेग को हमें दुगना करना था, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। तो k का फार्मूला लगा दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ज्यों का त्यों है, m द्रव्यमान 2 किलोग्राम था, v 10 का वर्ग, 2 से 2 कट गया, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो 100 जूल ऊर्जा हो जाएगी यदि वेग आपने 2 गुना कर दिया। अब कह रहे थे कि वेग 3 गुना करके भी देखो, तो यहाँ वेग हमने करा 3 गुना। द्रव्यमान 2 किलोग्राम ही है, वेग 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फार्मूला लगा दिया, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ m, द्रव्यमान कितना था? 2 किलोग्राम निकालना था, वेग कितना था? 15 का वर्ग, 2 से 2 कट गया, 15 का वर्ग होता है 225। तो 225 जूल ऊर्जा होगी। कितनी ऊर्जा हुई? 225 जूल। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। तो ध्यान रखना है कि वेग दुगना करोगे, भाई वेग का स्क्वायर ही तो है, तो वेग जितना भी गुना करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा बस। ठीक है, वेग दुगना करा तो 2 का स्क्वायर लगा के देखा हमने, कितना हो गया था? 2 दूनी 4, 4 गुनी हो गई थी ऊर्जा। और जब हमने वेग 3 गुना करा तो 3 का स्क्वायर 9, तो ऊर्जा कितनी होगी? 9 गुनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो देखो अगली बात, गतिज ऊर्जा के बाद आती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पता क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा ऐसी होती है कि मान लो आपके पास ये धरती का तल है, और यहाँ से आपने एक वस्तु है जिसे उठा के आप यहाँ लेके चले गए। तो जब वस्तु को आपने धरती के तल से h ऊंचाई तक उठा दिया, तो आपने कुछ ना कुछ तो काम करा होगा वस्तु को उठाने में, कार्य करा होगा ना। तो आपने जितना भी कार्य वस्तु के ऊपर करा है, जो कार्य आपके द्वारा किया गया है वो W है, और आपने h ऊंचाई तक उसे उठा दिया। तो किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाने में आप जितना भी कार्य करते हो, वो सभी कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, या U भी कहते हैं उसे, U स्थितिज ऊर्जा।
तो किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण यदि आपने उसकी शकल बिगाड़ दी हो, मान लो कोई स्पंज है, उसे मोड़ दिया आपने, तो मोड़ दिया तो मोड़ने में जितना भी कार्य करा वो स्पंज के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो फिर घूम के वैसे ही आ जाएगा अपनी पहले वाली स्थिति में। समझ रहे ना आप? तो इसका मतलब साफ है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ध्यान से समझना, स्थितिज ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है। जैसे स्थितिज ऊर्जा के कुछ रूप बताते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं जैसे आपने रबड़ बैंड को पकड़ के खींच दिया तो जितना कार्य करा वो उसके अंदर स्टोर हो गया, इकट्ठा हो गया, और उस ऊर्जा को आप प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहोगे। या फिर आपने किसी भी स्टील की एक पट्टी को ऐसे घुमा दिया, जैसे स्टील का स्केल होता है ना, आयरन स्केल, उसे घुमा दिया तो घुमा के आपने जितना कार्य किया होगा वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही छोड़ोगे वो फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे आपने एक बच्चे के कान को पकड़ के ऐसे हिलाया, तो आप जब इसे ऐसे मोड़ रहे तो कार्य कर रहे, वो किया गया कार्य वस्तु के अंदर यानी कान के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। जैसे ही छोड़ोगे कान फिर वहीं, जैसे ही छोड़ोगे कान फिर वहीं। समझ रहे हैं ना आप? ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो यहाँ इतना कार्य करा, ऊर्जा आ गई, छोड़ा फिर वहीं उंगली, छोड़ी उंगली फिर वहीं, ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। जब किसी वस्तु के ऊपर आप कार्य करके उसकी शकल बिगाड़ देते हो ना, तो शकल बिगाड़ने में जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और उस ऊर्जा को ही जो शकल बिगाड़ने में इस्तेमाल करी गई है, वो ऊर्जा जो इकट्ठी हुई उसके अंदर, उसे ही हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है गुरुत्व के विपरीत कार्य करने में एकत्र होने वाली ऊर्जा। जैसे ये वस्तु यहाँ रखी हुई थी पृथ्वी के तल पर, हमने इस वस्तु को उठा दिया यहाँ तक, तो हमने किसके खिलाफ काम करा? हमने काम करा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ। पृथ्वी चाहती है इसे अपनी तरफ खींचना, और हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ इसे उठा दिया यहाँ तक। तो यहाँ तक उठाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य हमने पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत किया है, यानी उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट किया है। और हमारे द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ जितना भी कार्य किया गया होगा वस्तु को यहाँ से यहाँ तक उठाने में, वो सारा कार्य इस वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा, और उस ऊर्जा को ही हम कहेंगे क्या? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम यू से लिखते हैं। फिर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता क्या होती है? ये होती है कि मान लो आपके पास इधर एक धनावेशित प्लेट है और इधर एक ऋणावेशित प्लेट है, यानी यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की तरफ, और यहाँ हमने एक छोटा सा धन आवेशित कण रख दिया, तो वो धनावेशित कण या धनावेशित वस्तु किधर की तरफ भागना चाहेगा उसके ऊपर एक बल लगेगा इस दिशा में। इस बल को हम कहते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल है इस आवेशित कण पर। आपको पता है प्लस तो माइनस की तरफ ही भागेगा, या फिर प्लस से तो प्लस दूर ही भागेगा, तो इसलिए इस पे बल इस दिशा में लग रहा। पर हम कह रहे कि हम तो यहाँ खड़े हो गए, या किसी मशीन को खड़ा कर दिया, और वो मशीन इसके ऊपर धक्का लगा के इसे इधर ले जाने लग गई। तो मुझे बताओ, यदि प्लस वाली वस्तु को प्लस वाले सिरे की तरफ आप लेके जाओगे तो आपको तो कार्य करना पड़ेगा इस गुरुत्व बल के खिलाफ, और जितना भी कार्य आप इसके ऊपर करोगे ना वो सारा, मान लो आप इसे यहाँ तक ले आए इस वस्तु को, तो आप इसे जितनी दूर लेके आए, जितना आपने इसके ऊपर कार्य करा लाने में, वो सारा कार्य इसमें इकट्ठा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और वो सारा कार्य जब इसमें इकट्ठा हो जाएगा ना, यहाँ लाके छोड़ के देखो तो सही, जैसे ही आप छोड़ोगे ना फिर वहीं भाग जाएगी वस्तु। समझ रहे हो आप? इसमें आपने कार्य करा, सारा कार्य आपके द्वारा किया गया वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। और ये स्थितिज ऊर्जा बेटे, एकत्र होने वाली ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन सिखाई जाती है बच्चों को थोड़ा हाई लेवल पर 11th-12th में, कि स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सुबह को आपने जब इतना खाना खाया ना, तो आपके खाने के डाइजेशन के बाद आपकी खाने से जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो सारी ऊर्जा आपकी कोशिकाओं में एकत्र हो जाती है। और कोशिका के भी कहाँ?
कोशिका के किस अंग को ऊर्जा गृह कहते हैं? यानी विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर है एटीपी के फॉर्म में, और वो कहाँ स्टोर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो स्टोर्ड है, इसलिए मैं उसे भी पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूँ, स्थितिज ऊर्जा कह सकता हूँ। स्थितिज ऊर्जा का सीधा साधा मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, एकत्र ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, सीधी बात है। अब वस्तु के अंदर ऊर्जा एकत्र कैसे हुई होगी? सवाल तो ये खड़ा होता है कि वस्तु के अंदर ऊर्जा एकत्र हुई होगी कैसे? आपने वस्तु के ऊपर कुछ कार्य करा होगा, तभी तो वस्तु के अंदर ऊर्जा एकत्र हुई होगी। आपने खाना खाया, उस खाने से ही तो ऊर्जा मिली आपको। ठीक है, आपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाया, उससे ही तो ऊर्जा मिली। स्थितिज ऊर्जा माने स्टोर्ड एनर्जी। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऐसी होती है जो विद्युत क्षेत्र के खिलाफ आप किसी वस्तु के ऊपर काम करते हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? यहां मैं नॉर्थ पोल लगा दूंगा और यहां साउथ पोल, और यहां आप किसी ऐसी वस्तु को रखोगे जो एक तरफ जाएगी, या तो नॉर्थ की तरफ या तो साउथ की तरफ। ठीक है, और वो वस्तु जिस दिशा में चलना पसंद कर रही है, आप उसे उसके खिलाफ चलाओगे, जबरदस्ती बल लगाकर कार्य करोगे, तो आपके द्वारा किया गया कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल ऑयल है, स्प्रिट है, कैरोसिन है, ये सब रासायनिक ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा, लो नाभिकीय ऊर्जा भी आ गई। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर। सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा सबको बताइए, सूर्य क्या है? एक हाइड्रोजन बम है। तो ये भी सारी ऊर्जाएं कैसी हैं? स्टोर्ड एनर्जी हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना जरूर लिखना है। और स्थितिज ऊर्जा में जो हमारे लिए खास है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप। यू से आप इसे लिख सकते हो। आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप करनी है, यानी आप किसी वस्तु, कोई वस्तु आपके पास है पृथ्वी तल पर रखी हुई, और आपने उस वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ बल लगाकर ऊपर की तरफ को उठा दिया, तो जितना भी आप उसे ऊपर की तरफ को उठाओगे उतना ही आप उसके ऊपर कार्य करोगे, और आपके द्वारा किया गया कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। और उस एकत्र होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा इसमें आ गई तो मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, ये एकदम गिरेगा ना नीचे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तो इसे अपनी तरफ खींच रही ना। तो इसकी माप कैसे होती है? इसकी माप करने का तरीका है, माना m द्रव्यमान के एक पिंड को, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। m द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई h तक उठाया जाता है। आपने पृथ्वी तल से इसे उठा दिया यहां तक, और ऊंचाई कितनी है? h ऊंचाई तक आपने इसे उठा दिया, तो कार्य तो कराई होगा। तो इसके लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल तो इसे नीचे खींचना चाहता है ना, आपने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम कर दिया, कार्य किया जाता है। यही कार्य पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित माने एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो हमें पता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को U से लिख दो, या W, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो किए गए कार्य के बराबर है W डैश, और हम इसे लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ना, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि बल तो इसके ऊपर कोई लग ही नहीं रहा, यहाँ बल की जगह एक दूसरा बल काम कर रहा है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, और गुरुत्वीय बल को ही सारे बच्चे कहते हैं भार, वेट। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना भार किसे कहते हैं, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, भार किसे कहते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी तरफ या अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो हमने कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन की जगह W गुणा H लिखा, क्योंकि W माने भार, भार भी तो एक बल है, वो बल जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है अपने केंद्र की तरफ, और विस्थापन को, ये विस्थापन ही तो है, H ऊंचाई आपने उठा दिया, तो बल गुणा विस्थापन। तो ये हो जाएगा U माने स्थितिज ऊर्जा बराबर, अब यहां देख लो,
डब्लू का फार्मूला, भार, डब्लू इजिकल टू एम जी होता है ना, एच जो का तो है, तो ये हो गया आपका फार्मूला U इज इक्वल टू एम जी एच। जैसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू एम जी एच, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को आप EP भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे गतिज ऊर्जा को बताया था EK, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो EP इज इक्वल टू एम जी एच, ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, एक ही फार्मूला है वैसे तो। और ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होगा, क्या होगा, जूल। ठीक है बेटे, तो इसे कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु पर कार्य करके यदि आपने उसे ऊपर उठा लिया तो उस वस्तु में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, और उसका फार्मूला होगा mgh। अब mgh में तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या है, U क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, इसे EP भी कह सकते हो आप। M उस वस्तु का द्रव्यमान है जिसे आपने ऊपर उठाया है। G उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। H है वो ऊंचाई, जितनी ऊंचाई आपने उसे ऊपर उठा दिया। आ जाओ अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ऊर्जा के रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, या उदाहरण भी कह सकते हो आप। भाई ऊर्जा, इस दुनिया में जितनी ऊर्जा है ना वो कभी समाप्त नहीं होती, ऊर्जा संरक्षित है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। पर ऊर्जा में एक कमी है, कमी यह है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे आपके घरों में जो बिजली आ रही ना उसे आप कहते हो विद्युत ऊर्जा, और जब वो विद्युत ऊर्जा बल्ब के अंदर चली जाती है या ट्यूबलाइट के अंदर, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में। और जब वही विद्युत ऊर्जा चली जाती है पंखे के अंदर, फैन के अंदर, तो वही विद्युत ऊर्जा बदल जाती है किस में, गतिज ऊर्जा में, जिसे आप घूर्णन गतिज ऊर्जा भी कह सकते हो। समझ रहे ना आप बात। तो यदि वही विद्युत ऊर्जा हीटर के अंदर चली जाती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी कंजर्व है, संरक्षित। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये पुरानी संकल्पना है ऊर्जा संरक्षण के नियम की। अगली क्लासेस में तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना समझो कि ऊर्जा समाप्त नहीं होती और ना ही उत्पन्न होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो इसी घटना को हम कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। क्या कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहाँ लिखा हुआ है और आपको भी यही लिख कर आना है एग्जाम में, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है अपितु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इस घटना को ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल आएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। जैसे नंबर 1, पत्थर को फेंकने पर शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। हमारे शरीर में जो ऊष्मीय ऊर्जा है, जिसे आप ATP भी कह सकते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर है, आप इसे स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो ऊष्मीय ऊर्जा के अलावा। तो मेरे हाथ में एक पत्थर है, मेरे अंदर ऊर्जा है ATP, या ऊष्मीय ऊर्जा कह दो या फिर कह दो स्थितिज ऊर्जा, और मैंने उस पत्थर को फेंक दिया, तो मेरे अंदर जो स्थितिज ऊर्जा थी या ऊष्मीय ऊर्जा थी वो पत्थर को कौन सी ऊर्जा में प्राप्त हुई, गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हुई है। ठीक है। नंबर 2, कार, बस, रेलगाड़ी आदि के चलने पर रासायनिक ऊर्जा यानी पेट्रोल, डीजल आदि रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। पेट्रोल डीजल में कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और जब वे सारी चीजें चल जाती हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कहीं से पैदा थोड़ा ही हुई, वो रासायनिक ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदली है। नंबर 3, लिफ्ट का प्रयोग करते समय, लिफ्ट में घुसे, बटन दबाया, ऊपर उठ गए, तो जब हम धरती के तल से ऊपर की तरफ को उठ रहे तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना, मतलब मशीन कर रही, कार्य हम नहीं कर रहे, हम तो खड़े मजे में। तो वहां क्या होगा, लिफ्ट का प्रयोग करते समय विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा का मतलब बिजली से ही तो चल रही लिफ्ट, और हम जब वो लिफ्ट ऊपर उठा रही हमें, यानी हम सारी वस्तुएं हैं, मान लो 10 आदमी लिफ्ट में हैं और 10 के 10 को ऊपर उठा दिया बिजली ने, तो बिजली क्या है, विद्युत ऊर्जा, और उसने हमें ऊपर उठा दिया, हमारे ऊपर कार्य करा, तो उसने विद्युत ऊर्जा किस में बदली है, वो स्थितिज ऊर्जा में बदली है। ठीक है। नेक्स्ट,
ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ऊर्जा रूपांतरण के, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ये सब बच्चों को समझ में आना चाहिए ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है। नंबर 4, बंदूक की गोली टकराने पर गतिज ऊर्जा। जब बंदूक की गोली किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराई, किसी भी वस्तु से टकराई, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा थी, पर जब वो टकरा गई तो उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, वस्तु को गर्म तो करेगी, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा व ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन घुमाना। इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। जब बांध में पानी इकट्ठा कर रहे तो ऊपर की तरफ पानी को चढ़ा रहे, ठीक है, तो उसमें कार्यक्रम ने वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र होता है। जब बांध से पानी गिरता है ना नीचे और फिर टरबाइन को घुमाता है वो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। वो जब नीचे गिर रहा तो भी गतिज ऊर्जा, और जब गिर रहा वो टरबाइन को घुमा रहा तो टरबाइन में भी तो गतिज ऊर्जा आ गई, भले ही आप उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहो। टरबाइन का मतलब वे पंखड़ियां जो जल के बहाव में घूमती हैं उन्हें कहते हैं टरबाइन। और जब वे पंखड़ियां घूम जाएंगी तो पट्टे या बेल्ट लगाकर फिर जनरेटर घुमाए गए, और जनरेटर घूमेंगे तो बिजली बनेगी। इसका मतलब जब बांध में पानी ऊपर तक इकट्ठा करा तो उसमें पानी में स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्टोर्ड एनर्जी। आपका फोन जब चार्ज हो जाता है ना, बैटरी हो जाती है 100%, तो आप उसे विद्युत ऊर्जा कह सकते हो, रासायनिक ऊर्जा कह सकते हो, मैं उसे स्थितिज ऊर्जा कहूंगा। यहां तक पानी इकट्ठा हो गया, यानी उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, उसके अंदर ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। जब वो नीचे गिरा पानी तो गतिज ऊर्जा हुई। टरबाइन को उसने घुमा दिया, पंखड़ियों वाले टरबाइन को, पहियों को, पंखड़ी वाले जो पहिए होते हैं उन्हें कहते हैं टरबाइन। टरबाइन घूम गए तो टरबाइन में क्या आई, घूर्णन गतिज ऊर्जा। और टरबाइन से जोड़ रखा है आपने एक बेल्ट या पट्टे को जो घुमा रहा है जनरेटर को, तो जनरेटर में भी घूर्णन गतिज ऊर्जा है, पर जनरेटर की घूर्णन गतिज ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और वही विद्युत ऊर्जा जब हमारे घरों में आके पंखे के अंदर जाती है तो फिर वही विद्युत ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखो ये सब ऊर्जा का रूपांतरण ही तो है। देखो नंबर 6, बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलना। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। नंबर 7 और देखो, नंबर 7 है डायनमो से विद्युत उत्पादन। डायनमो एक छोटा जनरेटर ही तो होता है जो वाहनों के अंदर लगा रहता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। डायनमो से विद्युत का उत्पादन, इसमें गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। डायनमो घूमेगा तो बिजली बनाएगा, यानी गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। नंबर 8, बल्ब, ट्यूबलाइट व हीटर, इनमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है विद्युत ऊर्जा। नंबर 9, मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। नंबर 10, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कहते हैं माइक को जो मैंने यहाँ लगा रखा है, इसे कहते हैं माइक्रोफोन या माइक। तो इसमें कौन सी ऊर्जा जा रही, ध्वनि ऊर्जा, और अंदर तार में से भी ध्वनि ऊर्जा जा रही कोई, वो आप तक पहुंचने से पहले ध्वनि ऊर्जा नहीं है, विद्युत ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। और आपका जो स्पीकर है वो उस विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। एक माइक है, एक स्पीकर है। माइक तो ध्वनि ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और स्पीकर जो आपके फोन के अंदर लगा हुआ है जिसमें से आवाज आ रही, वो स्पीकर क्या कर रहा, वो उस विद्युत ऊर्जा को या उन तरंगों को, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कह सकते हो आप, उन्हें किस में बदल रहा है, फिर दोबारा से ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है। तो ये ऊर्जा के रूपांतरण के उदाहरण आपको बेटे पता होने चाहिए। जैसे नंबर 11 पर दे रखा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर और स्पीकर दोनों भाई हैं। स्पीकर तो है छोटा भाई और लाउड स्पीकर है उसका बड़ा भाई। लाउड माने बहुत तेज आवाज करने वाला स्पीकर, उसे कहते हैं लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में ही तो रूपांतरण करता है। नंबर 12, सौर सेल, जिसे आप सोलर पैनल भी कहते हो या सोलर प्लेट भी कहते हो। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। धूप से ही तो बिजली बनाते हैं हम। नंबर 13, पवन चक्की। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये ऊर्जा के रूपांतरण के इतने
आपको एग्जाम्पल या अनुप्रयोग जरूर आने चाहिए। ऊर्जा के रूपांतरण के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा का संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सब बच्चों के समझ में नहीं आता, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उदाहरण है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। और यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कॉम्बिनेशन को। गतिज ऊर्जा भी एक यांत्रिक ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा भी एक यांत्रिक ऊर्जा है। इसमें हम उदाहरण लेंगे मुक्त रूप से गिरते पिंड का उदाहरण। मान लो आपके पास एक पिंड है, उसका द्रव्यमान m है। ये पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है m। और उस पिंड को आपने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया, जिसे कहते हैं टपकाना, टपका दिया। जैसे आम के पेड़ से आम टपक जाता है ना, और सेब के पेड़ से सेब टपक जाता है। इसी तरह ये m द्रव्यमान का पिंड था जो स्थिति a में था, यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर था, h ऊंचाई पर था। जैसे h ऊंचाई पर एक आम लग रहा और पकने के बाद वो टपक गया, उस आम का द्रव्यमान m है, उसके ऊपर गुरुत्व त्वरण g काम कर रहा है, और उसका प्रारंभिक वेग हमने u कहा। u तो जीरो ही है, जब वो वहां रुका हुआ था तो प्रारंभिक वेग u तो जीरो है। वो टपकते टपकते यहाँ भी बिंदु b पर पहुंच गया है, और बिंदु b पर पहुंचने से उसका वेग हो गया है v, पर गुरुत्व त्वरण तो उसके ऊपर g ही काम कर रहा है। ये जब a से b तक आया तो x ऊंचाई टपक गया था। ये यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो x है, और पूरी ऊंचाई कितनी थी, h। जब वो पृथ्वी तल से आगे टकराया, पृथ्वी तल वाले बिंदु को हमने c कहा, और इस समय उसका वेग है v डैश। वहां वेग जीरो था, यहाँ v था, यहाँ v डैश है। और ये ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, पूरी तो h है, यहाँ से x घटा दो तो कितनी बचेगी, h माइनस एक्स। समझ में आया खेल। खेल यह है कि m द्रव्यमान का पिंड a से b और b से c यहाँ गिरा है। प्रारंभिक वेग u है जीरो, फिर वेग यहाँ v हो गया, पता नहीं कितना अभी निकाल लेंगे, फिर टकराते समय वेग हुआ v डैश। गुरुत्व त्वरण इसके ऊपर लगातार उतना ही काम कर रहा है जितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बिंदु और b बिंदु के ऊंचाई है x, जो ऊंचाई का अंतर है, टोटल ऊंचाई h है, और ये b और c के बीच की ऊंचाई है h माइनस एक्स। इस h में से x घटाओगे तो इतनी बचेगी। पहले तो इसे चित्र को बनाना है और फिर इसके बारे में लिखना है। ये माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाकर u बराबर जीरो वेग से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। प्रारंभिक वेग जीरो से छोड़ दिया, ऐसे टपका दिया बस। यदि बिंदु b तक वह x ऊंचाई गिरता है, बिंदु b तक कितना गिरा, x ऊंचाई गिरा, b तक, a से b तक कितना गिरा, x ऊंचाई, तथा उसका वेग v हो जाता है। यहां वेग देखो b पे कितना हो गया, v। यदि बिंदु c पर पृथ्वी तल से टकराने पर उसका वेग v डैश हो जाता है, यहां वेग कितना हो गया, v डैश हो गया। देखो बिंदु a पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु a पर टोटल हमें यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा निकलती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा से। अब गतिज ऊर्जा कितनी है इसकी, यहाँ बिंदु a पर गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर, v की जगह u लिख दूंगा, प्रारंभिक वेग u है, और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, mgh। अब मुझे एक बात बताओ u प्रारंभिक वेग तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, और जीरो में जब इसकी गुणा करोगे तो जीरो। मतलब कहने की बात क्या है, देखो यह है कहने की बात। गतिज ऊर्जा हमने लिखी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ एम यू स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग था, और स्थितिज ऊर्जा लिखी mgh। अब आपको एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी कि u प्रारंभिक वेग जीरो था, तो u की जगह जीरो, जीरो का स्क्वायर कर दिया तो ये जीरो हो गया, जीरो की हाफ m में गुणा करी तो पूरा जीरो हो गया, पर ये तो जो का तुम mgh ही है। यानी हमारी जो स्थिति a है ना, उस पर टोटल एनर्जी mgh आई, ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1। यहाँ टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh, इसे ध्यान रखना है, mgh आई। अब आ जाओ स्थिति नंबर 2 पर। बिंदु 2 पर क्या हुआ होगा, देखो ये है चित्र हमारा।
ये है बिंदु 2। इस पे गतिज ऊर्जा कैसे निकाल लोगे? हाफ एम वी स्क्वायर से, यहाँ तो वेग वी है, हाफ एम वी स्क्वायर से तो निकल जाएगी क्या? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, एच की जगह क्या आएगा? एच माइनस एक्स। पृथ्वी तल से ऊंचाई तो एच माइनस एक्स है इस बिंदु की, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एक्स। एम जी एच नहीं, एच की जगह एच माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ये है। इसी प्रकार बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, बिंदु बी पर वेग वी था ना, और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होती है, पर एम जी एच में एच की जगह एच माइनस एक्स लिखा है, क्योंकि ऊंचाई एच तो पूरी थी, उसमें से एक्स गिर गया था, तो ऊंचाई धरती से कितनी है? एच माइनस एक्स। ठीक है। ये हाफ ज्यों का त्यों है, एम बी ज्यों का त्यों है। वी स्क्वायर फार्मूला होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g(x) या 2gh या 2as। जब गुरुत्व के अंतर्गत गति होती है तो ए की जगह तो जी आ जाता है, और एक्स वो ऊंचाई है जो वो गिरा है। ठीक है। और एम जी की एच में गुणा एम जी एच, और एम जी की एक्स में गुणा एम जी एक्स। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाफ एम जो का त्यों है, प्रारंभिक वेग u जीरो है जहां से उसे टपकाया था आपने, और 2gx जो का त्यों है, ये एम जी एक्स प्लस का है, ये तो एम जी एच प्लस का, ये एम जी एक्स माइनस का। अब देखो क्या होगा, हाफ एम जो का त्यों, ये जीरो तो गया, गुणा 2gx, ये लिख दिया, ये दो से दो काट दिया हमने, यहाँ क्या बचा? एम जी एक्स, ये दोनों जो के त्यों हैं, यहाँ बचा एम जी एक्स, ये लिख दिया एम जी एक्स, और फिर प्लस एम जी एच, और फिर माइनस के एम जी एक्स। अब माइनस के एम जी एक्स से प्लस का एम जी एक्स कट गया, हमारे पास क्या बचा? एम जी एच, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, तो दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब मुझे एक बात बताओ, जब बिंदु ए की बात हम कर रहे थे, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा कितनी आई थी? एम जी एच। और बिंदु बी पर कुल ऊर्जा कितनी आई? एम जी एच। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षित है। अब देखेंगे जब वो गिरा, पृथ्वी से टकराया, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? जब वो पृथ्वी से टकराएगा, जब वो पृथ्वी से टकराएगा, इसी प्रकार बिंदु सी पर कुल ऊर्जा, सी पृथ्वी से, पृथ्वी वाला बिंदु है, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जोड़नी पड़ेगी। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह हमने वी डैश रख रखा था, जब वो पृथ्वी तल से टकराया था तो हमने वेग रख रखा था वी डैश, हाफ एम वी डैश स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, एच हमने कैपिटल ले लिया, वैसे तो वो धरती पे ही पड़ा, तो ऊंचाई तो जीरो है, तो ये हो गया हाफ एम जो का त्यों है, वी स्क्वायर का फार्मूला लगाए यू स्क्वायर प्लस 2gh। टोटल ऊंचाई एच गिराना वो यू से, वहां से टोटल ऊंचाई एच, और एम जी एच, अब धरती पे पड़ा तो ऊंचाई कितनी है? जीरो, तो ये तो हिस्सा जीरो ही हो गया, ये तो जीरो हो गया। ये है हाफ एम, प्रारंभिक वेग जीरो था, 2gh। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? हाफ एम जो का त्यों और 2gh जो का त्यों, दो से दो कट गया, तो क्या बचा? एम जी एच। ये हमारा तीसरा समीकरण है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इन तीनों जगह को देखते हो, तो तीनों बिंदुओं पे यहाँ सबसे नीचे जब पृथ्वी तल से टकराया तो कुल यांत्रिक ऊर्जा एम जी एच है। जब वो बीच वाले बिंदु पे था, बिंदु बी पर था, तो कुल ऊर्जा एम जी एच है। और जिस समय वो बिंदु यू, जहाँ उसका वेग सबसे ऊपर जहाँ से टकराया था, वहाँ जहाँ से टपकाया था, वहाँ भी ऊर्जा एम जी एच है। तो तीनों जगह ऊर्जा एम जी एच नहीं आई क्या? यहाँ भी टोटल एनर्जी बिंदु ए पर एम जी एच है, और यहाँ भी टोटल एनर्जी एम जी एच है, और यहाँ पृथ्वी तल पर भी टोटल एनर्जी क्या है? एम जी एच। तो तीनों जगह कुल ऊर्जा एम जी एच है। इससे पता चलता है कि हाँ भाई, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? संरक्षित होती है। ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, पर कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी, कुल ऊर्जा। क्लियर होगी बात? जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लिख लिख के इसे समझो, पर आपको इसे पक्का करके जाना है एग्जाम में। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, सामर्थ्य अथवा शक्ति। पी से इसे लिखते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति। कोई वस्तु या मशीन एकांक समय में जितना कार्य करती है उसे उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। कोई वस्तु या मशीन
एकांक समय में यानी 1 सेकंड में कितना कार्य कर रही, या 1 मिनट में कह दो या 1 घंटे में कह दो, एक ही बात है। इसलिए शक्ति का सूत्र बनेगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और इसका मात्रक होता है वाट। किसका? शक्ति का। पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मात्रक होता है वाट। तो हम क्या सीखेंगे? यदि कोई वस्तु या मशीन, ध्यान से समझना, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, तो उसकी शक्ति 1 वाट होती है। तो उसकी शक्ति कितनी होती है? 1 वाट। रखोगे ध्यान? चलो आगे आते हैं। कुछ मात्रक हैं शक्ति के जो आपको याद रखने हैं। 1 जूल प्रति सेकंड को कहते हैं 1 वाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट। और 1 मेगावाट का मतलब होता है 10�6 वाट। और 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ये मात्रक आपको याद रखने हैं, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। पॉइंट है, शक्ति के मात्रक वाट को यह नाम वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में दिया गया है। तो जेम्स वाट का नाम तो सुना है आपने, जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। तो भाप का इंजन बनाया था, इनके रेस्पेक्ट में, इनके सम्मान में शक्ति के मात्रक को हम क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? वाट। ठीक है, ध्यान रखना, जेम्स वाट की वजह से शक्ति के मात्रक का नाम वाट है। अब नोवा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हमें दिया, शक्ति क्या है? शक्ति कर चुके हैं हम। किसी वस्तु या मशीन द्वारा 1 सेकंड में किया गया जो कार्य होता है, एकांक समय में वो जितना काम करती है, उसे उसकी शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं, या इसे सामर्थ्य भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, ये भी कर चुके हैं हम। जब कोई वस्तु या मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर लेती है, तो हम कहते हैं उस वस्तु या मशीन की शक्ति है 1 वाट। ठीक है। 11वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करता है या व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? आपको बताया शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य कितना खर्च कर रहा वो ऊर्जा? 1000 जूल। 10 सेकंड में कर रहा, तो 1 0 से 1 0 गया, तो वो बल्ब 100 वाट का है आपका। कितने वाट का है? 100 वाट का बल्ब है। 12वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो ध्यान से। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। क्या होती है औसत शक्ति? एवरेज पावर क्या होती है? देखो ध्यान से देखो, कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से भाग देकर निकाली गई शक्ति को औसत शक्ति कहते हैं। तो कुल उपयोग की गई ऊर्जा और इसे भाग करनी है कुल लिए गए समय से, तो इससे आपको औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और औसत शक्ति का फार्मूला होता है कुल ऊर्जा बटे कुल समय। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, किलोवाट घंटा या यूनिट भी कहते हैं इसे, किलोवाट आवर्स या यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में खर्च होती है, इसे 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। तो किलोवाट आवर या यूनिट, इसका फार्मूला है पीटी अपॉन 1000। पी का मतलब पावर, टी का मतलब समय, और पी बराबर होता है वी आई। तो एक फार्मूला बन जाएगा वी आई टी अपॉन 1000। ध्यान रखना इस फार्मूले को, वी आई टी अपॉन 1000 भी इसका फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, कुछ और मात्रक हैं, इन्हें भी याद रखना है आपको। एक तो याद रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर। ठीक है। अगला टॉपिक ध्यान से देखना, सामर्थ्य एवं वेग में संबंध। सामर्थ्य और वेग में क्या संबंध है? सामर्थ्य माने शक्ति, शक्ति कह दो या सामर्थ्य कह दो, एक ही बात है। देखो, यदि किसी पिंड पर एक नियत बल F समय t के लिए लगाया जाता है, बल तो लग रहा F और समय है t, जिससे पिंड का बल की दिशा में विस्थापन S होता है, तो किया गया कार्य आपको पता है W = F × S होगा।
और आपको पता है कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन टी। तो पावर यदि निकालना है तो W की जगह क्या लिख सकते हैं, W की जगह लिख सकते हैं Fs। तो हमने W की जगह, इस W की जगह क्या लिखा हमने, Fs अपॉन टी है। अब यदि मैं S के नीचे T को ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय की जगह हम लिख सकते हैं वेग। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, पावर इज इक्वल टू F इंटू वेग। कि शक्ति जो है लगाए गए बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, ये संबंध होता है इसमें। समझ रहे हैं ना आप बात, ये संबंध होता है और इस संबंध को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हर एक हालत में। ठीक है बेटे, देखो तो ये हमने चैप्टर पूरा कर लिया, देखो एक ही लेक्चर में, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हमने कर लिया। अगले चैप्टर को भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।